अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विदेश के। हमारा आज का जो सेशन है वो हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी सीरीज़ का दूसरा सेशन है और इसका टॉपिक है ऑक्यूपेशनल थेरेपी रोल एंड इम्पोर्टेंस। इससे पहले जो हम सेशन कर चुके हैं वो था ऑक्यूपेशनल थेरेपी एज अ प्रोफेशन एंड कैरियर। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप हमारी प्लेलिस्ट जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी सीरीज़ सेशंस वाली हमारे चैनल पे वहाँ पे इसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं जी आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है फातिमा बतूल ने, जो कि एक्सपीरियंस्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी हैं और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में काम कर रही हैं इंक्लूडिंग आवर ओन सेटअप दैट इज एनलाइटन केयर बाय फातिमा बतूल में। इसका जो सेंटर का इनका इंटरव्यू है वो हम पहले कर चुके हैं। वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट जो है स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स एंड फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फातिमा कि आपने इस सेशन के लिए दोबारा टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम कामन साहब, उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द चैनल। So yes, inshallah we're going to start the session. This session is about occupational therapy and I'll try my level best to give information about occupational therapy और किस तरह से ये तमाम उम्र के लोगों को हेल्प करती है। So I really hope this session is going to be the beneficial for parents and professionals as well. इंशाल्लाह। तो मिस फातिमा, हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे कि हमें और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ये तो बताइए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या और इसका रोल और इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है लोगों के लिए। बेसिकली ऑक्यूपेशन थेरेपी अलाइड हेल्थ साइंसेज का एक अलाइड हेल्थ साइंसेज की एक फील्ड है जिसके अंदर हम ऑक्यूपेशन को फोकस करते हुए काम करते हैं। हमारा मेन फोकस होता है हम तमाम उम्र के लोगों के कॉग्निटिव साइको सोशल्स इमोशनल्स और इस तरह के तमाम तर मसाइल्स को साथ काम करते हुए सेंस इंटीग्रेशन नीड्स माइलस्टोन्स नीड्स लाइक आपकी डेवलपमेंटल नीड्स, उसके अलावा आपकी इमोशनल नीड्स और वेलबींग, टोटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ सबके ऊपर एक कलेक्टिवली ऑक्यूपेशन को फोकस करते हुए हम काम करें। सो अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो हम उसको बोलते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज द फील्ड ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज that help people of all ages who wants to independent and who has to be independent in all the area of their life. अब हम इस इंडिपेंडेंट से हमारी मुराद ये होती है कि लेट्स सपोज यार कि एक बच्चा है, बच्चे का ऑक्यूपेशन उसका प्ले है, तो उस बच्चे को उस ऑक्यूपेशन में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक बच्चा उसका ऑक्यूपेशन स्कूल है तो उसको स्कूल के ऑक्यूपेशन के अंदर 100% इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसी तरह मैं या आप, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा वर्क ergonomics है, लाइक हमारे वर्क है, हमारे उसके अलावा हमारे डेली रूटीन वर्क्स हैं, लाइफ स्किल्स टास्क हैं, तो हमें इनके अंदर 100% या एज मच पॉसिबल एज मैक्सिमम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस तक हमें इसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ऑक्यूपेशन थेरेपी तमाम उम्र के लोगों को हेल्प करता है कि वो मैक्सिमम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस तक काम कर सकें और उनकी वेलबींग के लिए काम करें और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी इमोशनल नीड्स के लिए, उनकी सोशो इकोनॉमिक के साथ फैक्टर्स पे भी काम करते हुए हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो ऑक्यूपेशन थेरेपी हम्म, आप इस तरह कह सकते राइट। तो ये हर उम्र और हर तरह के लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, जहाँ तक मैं समझा हूँ। तो हम अगर स्पेसिफिकली बात करें उन लोगों की, उन बच्चों की, बड़ों की जो किसी न किसी चैलेंज के साथ हैं, फॉर एग्जांपल ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, कोई डेवलपमेंटल डिलेज हैं जैसे आपने कहा, तो उनके लिए स्पेसिफिकली हैं। ओटी की क्या अहमियत है? देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हम जब यहाँ बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी जब हम इस बारे में बात करते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी तमाम उम्र के लोगों के लिए जरूरी है, इससे हमारी मुराद ये होती है कि देखिए आप जब एक बच्चे की पैदाइश होती है, उस पैदाइश के वक्त से पहले से हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब एक मदर गेस्टेशन पीरियड के अंदर होती है तो उस वक्त सबसे पहले उनका पोस्चर ergonomics जा रहा होता है।
उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है। तो हम लोग बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हमारी वहाँ पे रोल होता है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स के ऊपर काम करें, यानी वो कम एनर्जी यूज करते हुए किस तरह से अपना काम कर सकती हैं, हम उन्हें वो टेक्निक सिखाएं। उसके अलावा हमें पोस्टमार्टम एक्सरसाइजेस क्या हो सकती हैं, या बिफोर डिलीवरी क्या एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, हम उन्हें वो एक्सरसाइजेस उस वक्त सिखा रहे होते हैं। यानी एक बच्चा जो अभी आया भी नहीं है, उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी किस तरह से इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर हम लोग जो है ergonomics और पोस्चर के ऊपर काम करते हैं कि मैडम आपके ये वाले पोस्चर्स और ये वाले जो मूवमेंट्स है, ये बेबी के लिए ठीक नहीं हो सकते, आपके लिए ठीक नहीं हो सकते, आपको लॉन्ग टर्म में बैक पेन दे सकते हैं, और डिफरेंट किस्म की डिफॉर्मिटीज की तरफ हम लोग जा सकते हैं, या किसी लॉन्ग टर्म कंडीशन की तरफ हम जा सकते हैं जो कि आपको तकलीफ दे सकती है। फिर फर्दर मोर जब बच्चे की पैदाइश होती है, उस वक्त हमारे पास फौरन वहीं से हमारा काम स्टार्ट होता है, क्योंकि फौरन बर्थ से हमारा काम किस तरह से स्टार्ट होता है कि बच्चे ने सही से ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक पहुंचा नहीं पहुंचा, हाइपोक्सिया तो नहीं था, वहीं से हमारा हिस्ट्री टेकिंग वाला प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो हाइपोक्सिया तो नहीं था, आया बच्चे को इंक्यूबेटर में तो नहीं रखा, आया बच्चे ने सही से उसकी डिलीवरी होते वक्त उसे फोर्सेप से कोई इंजरी तो नहीं होगी, यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सिस जिसको हम कह सकते हैं, या ब्रेकियल पाल्सी कह सकते हैं जिसको हम लोग। इसी तरह सेरिबल पाल्सी, यानी आपके फिजिकल इलनेसेस की अगर बात की जाए तो सेरिबल पाल्सी वहीं से हम लोग रूल आउट करते हैं। वन ऑफ द रीजन कह सकते हैं कि हाइपोक्सिया हो गया जिसकी वजह से सेरिबल पाल्सी हो सकता है, या ड्यूरिंग द बर्थ हेड पे कोई इंजरी होगी जिसकी वजह से सेरिबल पाल्सी हो सकता है। फिर फर्दर और अगर आप थोड़ा सा आगे मूव करें तो क्या बच्चे ने प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस अपने लिए थे, उसने अपने तमाम तर रिफ्लेक्सेस टाइम पे लिए हैं, उसने मोरो रिफ्लेक्स, ग्लैंटर रिफ्लेक्स, तमाम तर रिफ्लेक्सेस अपने टाइम पे इंटीग्रेट किए हैं, नहीं किए हैं। फिर मोर ओवर फिर हम आ जाते हैं माइलस्टोन्स के ऊपर कि आया बच्चे ने अपने माइलस्टोन्स टाइम पे अचीव किए, यानी आप देख रहे हैं पैदाइश से पहले से स्टार्ट होकर ड्यूरिंग बर्थ रिफ्लेक्सेस, फॉरन रिफ्लेक्सेस, फिर उसके बाद जो, और यही हम लोग ट्रेनिंग न्यूनेटल डॉक्टर्स की भी कर रहे होते हैं, और यही चीजें हम लोग गाइड पीडियाट्रिशियन को भी बता रहे थे कि उनको ऑल्दो पता होता है, ऐसा नहीं पता होता, बट इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल सेटअप्स में होते हैं तो हम जाके विजिट जरूर करते हैं, और जाकर हम ये देखते हैं कि आया ये चीजें मौजूद हुई नहीं हुई, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, क्योंकि हम एक प्रॉपर हिस्ट्री एक पेरेंट को दे रहे होते हैं, ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई चीज हुई है तो उनके पास एक प्रॉपर हिस्ट्री मौजूद हो, और वो इन फ्यूचर जाकर अगर अल्लाह ना करे बच्चे को किसी थेरेपी की जरूरत है तो उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। फिर फर्दर मोर हम लोग माइलस्टोन्स के बारे में पेरेंट्स को देन एंड देयर गाइड्स करते हैं कि जैसे लेट्स सपोज कि आपका बच्चा 3 महीने के अंदर अपनी गर्दन संभाल लेगा, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका बच्चा 3 महीने में गर्दन नहीं संभाल रहा है तो आप अर्ली इंटरवेंशन की तरफ जाएं। जैसे आपका बच्चा 6 महीने के अंदर बैठ जाएगा, अगर आपका बच्चा 6 महीने में नहीं बैठ रहा है तो आपने फॉरन अर्ली इंटरवेंशन की तरफ जाना है। 6 से 7 महीने नॉर्मल है, 3 से 3.5 4 महीने नॉर्मल है, थोड़ा बहुत अक्सर बच्चे वेरी करते हैं, वीकनेस, डाइट, डिफरेंट चीजें डिपेंड करती हैं। बट अगर कोई बच्चा 6 महीने ले रहा है गर्दन संभालने में और 6 महीने बाद भी उसका नेक हेड एंड नेक कंट्रोल प्रॉपर नहीं आया है, तो दैट्स द अलार्मिंग साइन फॉर द पेरेंट्स। सो हम ये गाइडलाइंस पहले से पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, प्रिकॉशंस पहले से बताते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, और जब भी अल्लाह ना करे इस तरह का मसला हो तो उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो। फिर हम उन्हें ये भी बताते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके बच्चे ने क्रॉल भी करना है, आपके बच्चे ने जो है आई कांटेक्ट भी देना है, जैसे 3 महीने के बच्चे को अगर आप पुकारें हैं तो वो आपके नाम पे रिस्पॉन्ड करे, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड कर, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ एक बच्चा जिसका नाम एंड वो 3 महीने का, उसमें बोलूँ अरहम, तो अरहम बेशक मुझे लोकेट ना कर पाए बट वो आवाज को लोकेट जरूर करेगा कि कहीं से मेरे नाम को पुकारा गया। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं आपका बच्चा 6 7 महीने का भी हो गया है और आप उससे बार बार कह रहे हैं अरहम अरहम अरहम, मगर अरहम को समझ ही नहीं आ रहा, अरहम अपने खेल में मसरूफ है, आप कि आपने माइलस्टोन वहां पे मिस कर दिया, यानी आपके बच्चे का फोकस लूज हुआ है, तो आपने दोबारा कनेक्शन बना, तो ये वो अलार्मिंग साइन है जो समटाइम्स डॉक्टर्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनके पास मेजर पार्ट होता है करने के लिए, तो ये वाले पार्ट्स ऑक्यूपेशन थेरेपी फॉरन देन एंड देयर देखता है। फिर हम मोर ओवर मूव करते हैं कि मेरे किसी बच्चे के साथ कोई डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो हम अर्ली इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं और वहां पर हमारा काम होता है। लेट्स सपोज अब बच्चे का आ जाता है स्कूल गोइंग टाइम, बहुत सारे पेरेंट्स को बच्चे की एज 2 या 3 साल होने में पता चलता है कि उनके बच्चे के साथ ऑटिज्म के रेड फ्लैग्स हैं, या उनके बच्चे जो है, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पहला बच्चा होता है जिन्हें अंदाजा नहीं होता, तो उनको पता चलता है कि उनके जो है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में आ रहे हैं, या उनके बच्चे जो हैं
डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के साथ हैं, क्योंकि उनका पहला बच्चा होता है, उन्हें इतना तजुर्बा नहीं होता, तो उनको अंदाजा नहीं हो पाता इस बात का। तो फिर वहां पर भी हमारा रोल आता है कि अब वो 2 साल के हैं, स्कूल जाने पे उनको पता चल रहा है, या वो उस उम्र के दूसरे बच्चों को पेरेंट्स देख रहे हैं तो पता चल रहा है, तो वहां पर हमारा रोल आता है। फिर फर्दर हम्म मोर आप हमें कहाँ और पाते हैं, आप जैसे ही बच्चा 3 साल का हमारे यहाँ होता है या 2.5 साल का होता है, हमें प्ले ग्रुप में इस बच्चों को एंगेज कर देते हैं या किसी स्कूल में सेटिंग में डाल देते हैं, तो हम देखते हैं हमारा बच्चा बाकी बच्चों के साथ नहीं खेल रहा, अलग से बैठ गया। वहीं पे देन एंड देयर स्कूल बेस्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम आता है कि स्कूल बेस्ड हम्म ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हर स्कूल में मौजूद होना चाहिए, जिसके लिए हम इंतहाई कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल इस चीज की जरूरत को समझें, चाहे वो मेन स्ट्रीम स्कूल हो, चाहे वो हमारे इंक्लूसिव स्कूल हो, चाहे वो एक्सक्लूसिव स्कूल हो। वहां पर हम्म ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या करता है कि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट देखता है कि ओके, एक बच्चा है जो कि सोशलाइज नहीं कर रहा है, एक बच्चा है नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एक बच्चा है आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है, एक बच्चा है वो हाइपर एक्टिव है, क्लास के अंदर सही से बैठ नहीं पा रहा। जहाँ 4 लोग एक एक्टिविटी को करने में 3 मिनट लगा रहे हैं उस एक्टिविटी को फिनिश कर रहे हैं, वहां पर एक बच्चा कंटिन्यूसली विद इन 1 मिनट 3 से 4 एक्टिविटीज को शिफ्ट कर चुका है, और उन एक्टिविटीज को शिफ्ट करने के दरमियान उसने किसी भी एक्टिविटी को फिनिश नहीं किया। हम्म तो वहां ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब लेट्स सपोज कोई बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है, लेकिन उस बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे उसे क्लास के अंदर क्लास में बैठ तो पा रहा है, लेकिन जैसे ही क्लास में आवाज तेज होती है वो अपने कानों पे हाथ रख लेता है, और हम्म जैसे ही आवाज क्लास में होती है वो कानों पे हाथ रखते ही चीजों को फेंकना तोड़ना शुरू कर देता है, खुद को हर्ट करना शुरू कर देता है। मे बी देर इज सम सेंसिटिव ट्रिगर, मे बी क्लास में वो किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और वो बोर्ड्स पे जा रही है और बोर्ड से उस बच्चे को इरिटेट कर रही है, तो मे बी देर इज सम विजुअल सेंसरी डेफिसिट, डिफेंसिवनेस वहां पे विजुअल की आ रही है। मे बी हम्म समटाइम्स एक उस क्लास की बेंच का टेक्सचर इतना हार्ड हो गया उस बच्चे के लिए बैठना मुश्किल हो रहा हो, तो वहां पर टेक्टाइल स्टिमुलेशन आ सकती है कि टेक्टाइल डिफेंसिवनेस हो बच्चे के साथ। तो ये तमाम तर जो चीजें हैं ये ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अगर हम मोर ओवर बात करें एडीएचडी की, तो आप एडीएचडी में देखते हैं कि वो हर हर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत इंपल्सिव है, इसको भी इसको भी इसको भी, यहाँ से भी वहां से भी, वो रेड को भी जा रहा है, येलो को भी जा रहा है, ब्लू को भी जा रहा है, हर कलर को रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम बात तो रेड की कर रहे हैं, हम्म तो वहां पर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट को नजर आता है कि ओके देयर इज सम रेड फ्लैग। फिर वो देखता है हम्म कि बाकी सारे बच्चे, मगर जो एक बच्चा है वो अपनी जगह पर टिक के नहीं बैठ पा रहा, ऐसा नहीं है उसने ट्राई नहीं किया, मगर वो नहीं बैठ पा रहा। फिर वो देखता है ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा। अच्छा, ऑटिज्म में क्या होता है कि वो बच्चे अपनी हर चीज को सीक्वेंस करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, उन्हें सीक्वेंसिंग पसंद होती है, वो सेटिंग्स हम्म एंड डिस्टर्ब नहीं बर्दाश्त कर सकते। बट एडीएचडी का क्या होता है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, बहुत मैस क्रिएट होता है हर जगह। तो ऑक्यूपेशन हम्म थेरेपिस्ट वहां पे आइडेंटिफाई मे बी देयर इज सम साइन ऑफ एडीएचडी। फिर हम्म अटेंशन बिल्कुल नहीं दे पाना, तो वहां पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देखते हैं कि यहाँ पे मे बी साइन ऑफ एडीएचडी। तो इसी तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं कि स्कूल के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम जैसे यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ से हम जैसे स्पेशल नीड से बढ़े, फिर हम देखते हैं कि कोई स्पोर्ट्स हुआ हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं है, अल्लाह ना करे स्पोर्ट्स में कोई इंजरी हो गई हो किसी के साथ, हम्म इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस, और अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या कुछ भी, वहां पर एम्पुटेशन आ जाए। एम्पुटेशन हम्म आने के बाद अब एम्पुटेशन ऑफ आर्म की हो, लेग की हो, या बॉडी के किसी पार्ट या किसी लिम्ब की हो, तो एम्पुटेशन के बाद अब आर्टिफिशियल लिम्स, जो हम लोग हमारे ऑर्थोसिस और प्रोथोसिस, एक हमारी एक पूरी फील्ड हम्म है ऑर्थोटिक्स की, वो उस पे काम हम्म करती है आर्टिफिशियल लिम्स के। राइट आर्टिफिशियल लिम्स वो प्रोवाइड की, बट उसके बाद उसको फिजिकल थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आके लेके जाता है। तो अब उस जो आपके ऑर्थोटिक लिम्ब के साथ आप जब काम कर रहे हैं, तो प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ काम कर रहे हैं, तो अब उसके साथ फंक्शनिंग आ रही है नहीं आ रही, क्या आप हम्म आया उसके साथ एडियल्स परफॉर्म कर पा रहे हैं नहीं। एडियल्स इज एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, आपका बाथिंग, ड्रेसिंग, फीडिंग, आपका हाइजीन मेंटेन करना, आपका अपने ऑफिस में टेबल पर काम करना, आपका अपनी गाड़ी को ड्राइव करना, ईच एंड एवरीथिंग विच कम्स इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, उसको हम्म तमाम तरह ऑक्यूपेशन असिस्ट करते हैं। उसके बाद उसको देखते हैं और हम उसको मॉडिफाई करते हैं अप टू द क्लाइंट्स लेवल, ताकि हम ओके उसको असिस्ट कर सकें। हम्म तो आप हमें वो हिस्से में पाएंगे। हम्म फिर हम हम्म आ जाते हैं mental health। यहाँ एम्पुटेशन के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी आ जाती है, क्योंकि वो एक बंदा ग्रीफ से गुजर रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि अभी तक वो माशाल्लाह सही था, और उसके साथ एक हादसा हो गया और उसके साथ कोई एम्पुटेशन हो गई। तो उससे अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ तो काम करना है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी। तो यहाँ पर हम मेंटल हेल्थ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपना किरदार अदा करता है,
और वो जो है उसकी माइंड डाइवर्जन एक्टिविटीज करता है। हम ऑल्दो काउंसलिंग इतनी फोकस नहीं करते, बट हम लोग क्लाइंट काउंसलिंग हमारी तमाम पे चलती रहती है, हम क्लाइंट काउंसलिंग पे काम करते हैं, माइंड हम्म। डाइवर्जन एक्टिविटीज करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसके मेंटल वेलबींग के ऊपर काम करते हैं, उसकी तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज और उसके लिए शॉर्ट टास्क बनाते हैं, और उसकी फैमिली एजुकेशन भी करते हैं, ताकि उसके लिए तमाम तरह फैमिली सपोर्टिव थेरेपी भी साथ साथ चलती रहे, ताकि हम एक ओके। होलिस्टिक और डायनेमिक अप्रोच पर काम कर सकें। हम्म। इसी तरह फिर हम जब जिम जाते हैं तो वहां पर एक अलग फील्ड है, यानी अगर मैं बात करूं तो इट्स अ वास्ट फील्ड, बहुत कुछ, हम्म। और हर लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम जस्टिफाई करते हैं कि हम वी आर वर्किंग ऑन होलिस्टिक अप्रोच। ओके। एक चीज मैं दोबारा से एम्फेसिस करना चाहूंगा, आपने पीछे जिक्र किया, हम वापस थोड़ा सा पीछे जाएंगे और ये पूछना चाहेंगे कि कुछ ऐसे एरियाज जो कि हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि ओटी वाले बच्चों के साथ एकेडमिक्स पे भी काम कर रहे होते हैं, कलर परसेप्शन पे काम कर रहे होते हैं, शेड्स पे काम कर रहे होते हैं, जो कि आम तौर पे हम समझते हैं कि ये शायद स्पेशल एजुकेशन वालों का काम है। और दूसरा ये कि जिस तरह और फिजिकल वाले भी कहीं ओवरलैप हो रहे होते हैं ओटी के साथ, और इसी तरह ओटी सोशल स्किल्स पे भी काम कर रहा होता है। हम समझ रहे होते हैं कि यार ये काम तो बिहेवियर थेरेपिस्ट का है। तो ये ओवरलैपिंग क्यों है और कहाँ पे डिफरेंस आता है और कहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अगर बता सकें। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, रेमेडियल थेरेपिस्ट, हम सब बहन भाई हैं। और बहन भाई, हम इसको बहन भाई हम इसलिए कह रहे हैं, मैं सिर्फ आसान टर्म यूज कर रही हूँ समझाने के लिए। हम्म। बहन भाई मैं इसलिए कह रही हूँ, हम सब हमारे रोल्स एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। हम हम्म। लोग कहीं पे कोई जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट करते हैं फिजिकल थेरेपी से। फिजिकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्या ताल्लुक है और किस तरह से हम लोग डिफरेंस करते हैं। तो जो फिजिकल थेरेपी है वो आपकी मूवमेंट को इनिशिएट करता है, और वो मोटर एबिलिटी के ऊपर काम करता है। ग्रॉस मोटर के ऊपर ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी काम करता है, यानी मोटर एबिलिटी के ऊपर तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी काम करता है। बट फिजिकल थेरेपिस्ट क्या करता है, वो आपकी उस मूवमेंट को इनिशिएट करके देता है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है, जो वो मूवमेंट इनिशिएट हो गई है उसको फंक्शनिंग तक लेके जाता है। यानी हम्म। मूवमेंट इनिशिएट हो गई, उस मूवमेंट को फंक्शनिंग पे कैसे लाना है। लेट्स सपोज दैट फ्रोजन शोल्डर है, अब फ्रोजन शोल्डर के साथ आप ड्राइविंग कर रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर तो थोड़ा बहुत इनिशिएट कर दिया थेरेपिस्ट ने, बट ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट अब वो मूवमेंट्स करा के उस फ्रोजन शोल्डर को फंक्शनिंग की तरफ लेकर आएगा। समझ रहे हैं आप? अब राइट, राइट। और करते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मोर फोकस करता है मोबिलिटी और स्ट्रेंथ के ऊपर, कि उस मोबिलिटी और स्ट्रेंथ को मजीद बढ़ाया जाए, इंड्योरेंस बढ़ाई जाए। तो इस तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजिकल थेरेपिस्ट का काम हो रहा होता है। फिर हम बात करते हैं बिहेवियर थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के। अब बिहेवियर थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या काम है? तो हम्म। बिहेवियर थेरेपिस्ट बिहेवियर डिफाइन करने में काम कर रहा होता है, और दोनों अप्रोचेस यूज कर रहे होते हैं प्ले। अब हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंदर हम प्ले को डिफरेंट लाइफ स्किल्स में यूज करते हैं। जैसे हम लाइफ स्किल्स में यूज कर रहे होते हैं, हम लोग उसकी डेली लिविंग्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं। हम एडीएल्स में अगर हम बात करें ड्रेसिंग के ऊपर, तो हम लोग कोई ना कोई पैरेलल प्ले उसके अंदर स्टार्ट कर रहे होंगे, पेयर प्ले स्टार्ट किया हुआ होगा जिसके साथ हम कर रहे होंगे। अब जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ग्रॉस मोटर फंक्शनिंग प्रॉब्लम्स हो रही होती है, फाइन मोटर फंक्शनिंग होती है, सेंसिंग प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, बट उनके ये वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो लगता है पेरेंट्स को या बिहेवियर थेरेपिस्ट को कि क्योंकि उनको ये वाले डेफिसिट्स हैं, तो इसलिए जो है उसके बिहेवियर इस वजह से आ रहे हैं। मगर बिहेवियर हम्म। थेरेपिस्ट को वहां लग रहा है कि उसके बिहेवियर्स हैं, या पेरेंट्स को लग रहा है बिहेवियर्स हैं, वहां पर उसके उन गोल्स के ऊपर काम हो रहा होता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि उनके जो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, जब हम उनके डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, तो हम उस वक्त प्ले को ऐड कर रहे होते हैं। तो जब हम हम्म। प्ले को ऐड कर रहे हैं, तो उस वक्त उनके बिहेवियर्स मॉडिफाई हो जाते हैं। इस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्ले को ऐड करते हुए, उनके कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपल टास्क करते हुए उनके बिहेवियर्स पे काम कर रहा होता है। स्पेसिफिकली हम लोग ऑल्दो टारगेट नहीं करते कि लेट्स सपोज इफ देयर इज अ क्राइम बिहेवियर, देयर इज अ थ्रोइंग बिहेवियर, देयर इज अ हिटिंग बिहेवियर, तो वी आर नॉट टारगेटिंग दिस बिहेवियर्स। स्पेसिफिक बिहेवियर्स पे काम नहीं कर रहे होते, बट हम्म। जो बिहेवियर्स किसी टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क की वजह से आ रहे होते हैं, उस उन चीजों के ऊपर हम लोग कलेक्टिवली अप्रोच के साथ काम कर रहे होते हैं। तो हम ये बताते हैं, अपने कम्युनिकेट करते हैं अपने बिहेवियर थेरेपिस्ट को कि सर मैडम, दीज आर द maybe the reasons, जैसे let's suppose we start handwriting in occupational therapy, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कुछ behaviors मिले। So we हम्म। started in occupational therapy with the play, like with her with pretend play with her favorite toy,
or with her sensory play with like sand or with shaving foam and other things. तो हम उनको पहले से बता देते हैं कि हमने प्ले के थ्रू यहाँ पे स्टार्ट मॉडिफाई करने की कोशिश की है और हमने उनको एंगेज किया है, बट आपको कुछ बिहेवियर्स मिल सकते हैं, तो हम ये को रिलेट करके काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं एकेडमिक्स के ऊपर। एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि स्कूल बेस्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसके ऊपर काम कर रहा है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इन्फो जरूर देना चाहूंगी। द थिंग इज कि देखिए, एक होता है हमारे यहाँ सेंसरी, जब हम बात करते हैं जरूर नहीं है सेंसरी डेफिसिट ही सबको हो या सेंसरी आप ये समझ लें डिफेंसिवनेस हो या सीकिंगनेस हो। एक होता है सेंसरी नीड भी होती है और एक होता है कि आपको पूरा ना विजुअल क्लियर ना हो। तो जब मैं बात कर रही हूँ रेड कलर, अब मैं आपको अगर बोलूँ कि कामरान साहब कोई भी 5 रेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए, अब नाम बताएं। रेड फुटबॉल, रेड बास्केट, रेड अलमारी, रेड लाइट और एक रेड फोन। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट्स का नाम ले लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स में आने वाली चीजें भी आ सकती थी, नेचुरल एनवायरनमेंट से भी आ सकती थी, मगर आपको सोचने में बहुत टाइम लगा और आपने उस वक्त आपको आइडिया नहीं था कि मैं आपसे ये सवाल कर सकती हूँ और इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। थिंकिंग प्रोसेस। अब जैसे लेट्स सपोज मैं ब्रेड की बात करूँ, अब बच्चों का प्रोसेस क्या होता है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेड, तो उन्हें इस चीज से गर्ज नहीं है वो रेड बास्केट है, वो बास्केट येलो भी हो सकती है। जनरलाइजेशन कैसे होगी? रेड एप्पल, रेड स्ट्रॉबेरी, रेड चेरी, रेड क्रेयॉन। गेटिंग माय पॉइंट? राइट। रेड एनीथिंग दैट इज रेड, जो जर्नलाइज कलर भी उसका रेड ही हो। तो बच्चे को रेड विजुअल परसेप्शन मैंने उसका क्लियर किया, जो उस वक्त मैंने आपके साथ किया वो विजुअल परसेप्शन था। आई वर्क ऑन योर परसेप्शन। तो हम एकेडमिक्स के अंदर हमारा इन्वॉल्व होना इसलिए जरूरी हो जाता है, हम एकेडमिक्स कराते नहीं है, हम एकेडमिक्स तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। वहां जो बच्चे को उस हर्डल को स्टॉप कर रहे होते हैं, उस हर्डल को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने आइडेंटिफाई करा, उसको नंबर समझ नहीं आ रहा, उसको 2 समझ नहीं आ रहा, उसको 6 और 9 समझ नहीं आ रहा, उसको बी और डी समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको बता दूं बी इज ओपन, डी इज क्लोज। Look at your right hand, look at your left hand. What goes your right hand, what goes your left hand? Getting my point? So हम visual image बच्चे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट से, बच्चे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जनरलाइजेशन वाली चीजों से, जिससे उसको इजीनेस रहता है ये बात फाइंड आउट करने में। क्योंकि इफ आई एम डूइंग दिस एकेडमिक्स, ठीक है ये मेरे लिए काम करेगा, मगर अगर मुझे कोई चीज मुश्किल लग, जैसे लर्निंग डिफिकल्टी वाले बच्चे होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं, उनको यही तो प्रॉब्लम्स आते हैं कि उनका विजुअल इमेज क्लियर नहीं हो पा रहा, उनके टास्क बहुत मुश्किल हो रहे हैं और प्रेशर बहुत है सोसाइटी का। तो वहां पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उन टास्क को सिंप्लीफाई करता है, टास्क लिस्ट बनाता है और हम एक टारगेट बनाते हैं और एक रिमीडियल टीचर के साथ एक आईपी डिजाइन करते हैं और उसको हम लोग स्कूल के साथ डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए थेरेपी का इसके अंदर बहुत अहम किरदार है। और स्पीच थेरेपी के अंदर किस तरह से काम करते हैं, स्पीच थेरेपी की भी अगर मैं बात करूं, तो स्पीच थेरेपी में के अंदर हम लोग डिफरेंट प्लेस के साथ इन्वॉल्व हैं, हम लोग डिफरेंट गेम्स के साथ इन्वॉल्व हैं और प्लस ओटी के अंदर बच्चा बहुत कंफर्ट जोन के अंदर होता है। बहुत सारे उसका वो एक कामिंग जोन होता है जहां पर उसे पता होता है कि यहाँ पर उसे थोड़ा सा मार्जिन मिलेगा, राइट, जहां पर वो अपनी वो जो फील कर रहा है वो निकाल सकता है, उस पर उसको जज नहीं किया जाएगा। जैसे लेट्स सपोज डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आया बिहेवियर मेल्टडाउन है कि सेंसरी मेल्टडाउन, राइट। तो हमें क्योंकि बीइंग एन ऑक्यूपेशनल एक्सपर्ट इन दिस, सो वी नो दिस कि दिस इज बिहेवियर मेल्टडाउन और सेंसरी मेल्टडाउन, तो वहां पर उसको थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाता है। तो हमारे पास जब बच्चा मौजूद होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसे बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे होते हैं, बहुत सारी विकैबुलरी मिल रही होती है, बहुत सारे कम्युनिकेशन टर्म्स मिल रहे होते हैं, हम लोग राइम्स कर रहे होते हैं जो उसके लिए ऑडिटरी स्टिमुलेशन होता है, जो उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, उसको स्पीच डेवलप करने में हेल्प करता है। सो इसी तरह इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रिहैबिलिटेशन टीम के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि हम भी इनके बगैर कुछ नहीं है और हमें भी इनकी बहुत जरूरत है। मगर हम ये नहीं कहते कि हम लोग ओवरशैडो करें इनके प्रोफेशन को, हमें इन सब प्रोफेशंस की बहुत जरूरत है, इन सब प्रोफेशंस के थ्रू ही हम हेल्प कर पाएंगे बच्चों को। मगर हम इन सब प्रोफेशंस में से इंगेज होते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि हम लोग वो बॉर्डर लाइन क्रॉस ना हो, जो प्रोफेशनल्स होते हैं
वो बहुत माइंडफुल होते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई चीज ना हो, उन्हें अपनी बाउंड्रीज पता होती हैं। मगर जो दूसरे प्रोफेशनल्स होते हैं, या जैसे लेट्स सपोज जो पेरेंट्स होते हैं, या ऐसे लोग जिनका जो पेरेंट्स नहीं है लेकिन फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं और डिफरेंस करना चाहते हैं, तो हम उनको ये बहुत आसान जबान में, मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत ही सिंपल टर्म्स के अंदर मैं समझा कि बिहेवियर से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिजिकल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, स्पीच से कैसे करेंगे, रिमीडियल से कैसे करेंगे, और वहां पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों जरूरी है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या किरदार अदा कर सकता है। नहीं, काफ़ी हेल्पफुल था और मेरे जैसे बंदे को भी कुछ समझ आया, तो आई होप कि लोगों को भी उससे काफ़ी डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। एक चीज़ जो आपने बार-बार ज़िक्र की, पहले भी ज़िक्र की, सेंसरी इंटीग्रेशन का, सेंसरी प्रोसेसिंग का, तो मैं थोड़ा-सा अपने व्यूअर्स के लिए, उन नए पेरेंट्स के लिए पूछना चाहूँगा कि ये सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी प्रोसेसिंग, ये क्या है आसान ज़ुबान में, और इसको मैनेज करने के लिए ओटी वाले कैसे हेल्प आउट करते हैं? देखिए सबसे पहली बात है कि सेंस इंटीग्रेशन या सेंसरी प्रोसेसिंग, हम इसको टर्म्स यूज कर रहे होते हैं बिगिनर प्रोफेशनल, लेकिन जब हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके हाथ पे टैप करूं, तो आपको ये इंटीग्रेट, आपको पता चल गया फौरन से कि यहाँ टैप किया, टैप किस लोकेशन पे किया, आपने इंटीग्रेट किया, फिर प्रोसेस कर लिया। आसान हुँ, जबान में बात करें, हुँ, क्लैप कर रही हूँ, तो मुझे पता है हुँ, कि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट हुँ, किया और मुझे सुन प्रोसेस कर लिया, और हुँ, फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज क्लैपिंग, हुँ, गेटिंग माय इंटीग्रेट राइट। प्रोसेस और फिर आइडेंटिफाई। तो हम इसके ऊपर किस तरह से काम करते हैं, हम लोग हमारे सीनियर्स कह सकते हैं आप, और हमारी एक अप्रोच होती है, जीन आयर्स हैं, सेंस इंटीग्रेशन अप्रोच उनकी है। उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो उन्होंने ये अप्रोच दी थी, उस अप्रोच के ऊपर हमने काम किया था, और फिर डिफरेंट लोगों ने काम किया इसके ऊपर, उनका मेनली काम उनका है इसके ऊपर। तो हम उस अप्रोच को यूज करते हुए सेंस इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम बीइंग इन प्रोफेशनल्स हम ये करते हैं कि हम तमाम तरह सेंसरी एरिया की एक असेसमेंट करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड असेसमेंट होती है, जो कि हम फ्लिक से करते हैं, एसटीएम से करते हैं, डिफरेंट सेंस इंटीग्रेशन स्केल्स होते हैं, जिसके थ्रू एक सेंसरी चेकलिस्ट होती है, उसकी असेसमेंट की जा रही होती है। और आप देखा जाता है कि बच्चे को बच्चा या बड़ा, इट्स नॉट बच्चा, हम सबके हुँ, साथ भी हो सकता है। जैसे हुँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें टच पसंद नहीं होंगे, हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो क्या नाम है, ऑडिटरी डिफेंसिव होंगे, हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें बहुत तेज लाइट बहुत इरिटेट कर देती होगी। तो हुँ, इट्स नॉट अबाउट किड्स, सेंसरी सिस्टम हम सबके अंदर काम करता है। इट्स नॉट कि बच्चों के साथ, इट्स वर्क विद ऑल ऑफ अस, हमारा इंटीग्रेट कर चुका होता है, तो हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं आराम से। मतलब अगर मैं इस वक्त अगर क्योंकि अच्छा जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा काम कर चुका होता है, तो हमारे साथ ये होता है कि अगर इस वक्त मैं एनवायरनमेंट बैठी हूँ, तो मुझे आपकी आवाज भी सुनाई दे रही है, मुझे इस वक्त बाहर मौजूद आवाजें भी सुनाई दे रही है, और हुँ, मेरा फोकस दोनों पर जा रहा है, और मुझे पता चल हुँ, रहा है, और मैं आइडेंटिफाई कि बाहर आवाज किस चीज की है और आपकी आवाज किस चीज की है। सो इसी तरह से डिफरेंशिएट हो रहा होता है। सो हम लोग पहले सेंसरी असेसमेंट लाजमी करते हैं। सेंसरी असेसमेंट जब सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इज समथिंग जिसमें सेंसेस के ऊपर काम होता है। वी हैव 8 सेंसेस, हम उन तमाम 8 सेंसेस की असेसमेंट करते हैं, और एक हमारी चेकलिस्ट होती है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, क्वेश्चनियर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो हम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग उसका एक स्कोरिंग होती है, स्कोरिंग के बाद हमें पता चल जाता है कि बच्चा डिफेंसिव है, सीकिंग है, या नॉर्मल है, या उसके साथ कोई सेंसरी डेफिसिट नहीं है, या उसके साथ कोई सेंसरी डिसफंक्शन नहीं है, एंड ही इज परफॉर्मिंग फंक्शनली। सो हम वहां पर हुँ, काम कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर एक उसका सेंस इंटरवेंशन प्लान बनता है। अच्छा, सेंस इंटरवेंशन प्लान इस तरह से बनता है कि आपके एरिया, उसके स्ट्रेंथन एरिया और उसके वीकेस्ट एरिया दोनों को साथ मिला के काम किया जाता है, ताकि अगर वो थोड़ा सा, अगर लेट्स सपोज अगर ऑडिटरी डिफेंसिव है बट उसको लाइट्स पसंद है, उसको जो हमारे पास लाइट्स हैं, कलरफुल लाइट्स पसंद है, तो कलरफुल लाइट्स ऑन करके उसी के साथ में ब्लूटूथ ऑन कर दूंगी, और उसके ब्लूटूथ ऑन होने से बच्चे को क्या होगा कि उसकी फेवरेट राइम, मगर मैं बहुत लो वॉइस से स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल हल्की आवाज से, और हुँ, साथ साथ मैं बहुत हल्की खुद से गाना शुरू करूंगी, तो उसके लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा। स्लोली हुँ, ग्रेजुअली हम उसके साथ काम करना शुरू करते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स नीड, ये तो एक जनरल एग्जांपल आपको दे रही हूँ, बट इट्स टोटली हुँ, डिपेंड ऑन द क्लाइंट नीड। सिंडिकेशन पे काम करने के लिए पहले सेंसिटिगेशन असेसमेंट जरूरी है, उसके बाद सेंसिटिगेशन इंटरवेंशन प्लान बनता है, पेरेंट ट्रेनिंग होती है, थेरेपिस्ट सेंसरी डाइट प्रोवाइड करता है, कंप्लीट चेकलिस्ट जो होती है उसके ऊपर आपकी वॉच होती है कि आया प्लान फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बाद जाके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस हुँ, तरह से हमारा काम चलता है। राइट। और एक चीज़ और बताइए कि पेरेंट्स को क्या एडवाइस करती हैं आप कि किस वक़्त उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी
या थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए, और क्या स्टेप्स उनको फॉलो करने चाहिए अगर वो अपने बच्चों में या किसी भी इंडिविजुअल में कुछ डिलेज देखें या कुछ ऐसे डिफरेंस देखें जो कि इनके एज ग्रुप से मैच ना करता हो? क्या एडवाइस करती हैं कब ओटी वालों से कंसल्ट किया जाए? देखिए हमारी पहली कोशिश तो ये होती है कि हॉस्पिटल्स में तमाम तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मौजूद हों, जिससे पहला ये वाला जो गैप है ये फिल अप हो सकता है। मगर फिर भी हम ये करते हैं कि हम पेरेंट्स को एजुकेट करते रहते हैं, बट मैं पेरेंट्स अभी जो हमारे पास इस वक़्त जिन पेरेंट्स को हम एजुकेट कर रहे हैं, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि प्लीज़ आप लोगों से गुज़ारिश है कि जब आपके बच्चे की पैदाइश हो, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करें कि आपका बच्चा फ़ौरन रोया था। अगर आपके बच्चे के रोने में 1 मिनट, 2 मिनट का डिले था, तो आपने उस चीज़ को नोटिस करना है। फर्दरमोर आपने ये भी नोटिस करना है कि आपके बच्चे को इंक्यूबेटर में तो नहीं रखा था। हो सकता है उसके साथ कोई फिज़िकल अल्लाह ना करे फिज़िकल इलनेस की तरफ वो जा सकता है, ठीक है? फिर फर्दरमोर आपने उसके बाद अब लेट्स सपोज़ है कि बच्चे को इंक्यूबेटर में नहीं रखा, बच्चे को कोई हाइपोक्सिया की हिस्ट्री नहीं है, उसका वो रोया भी सही था। अब आ जाते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। आप देख रहे हैं कि चलें आपका पहला बच्चा है, इट्स फाइन, मगर आप अपने अपने खानदान में मौजूद बाकी बच्चों को भी देखते हैं, अपने इर्द-गिर्द मौजूद बच्चों को भी देखते हैं, या अपने आपके घर में बड़े मौजूद होते हैं, प्लीज़ कम्युनिकेट करें उनके साथ। किसी बड़े से ज़रूर बार-बार आप उनके साथ रहें, क्योंकि बड़ों को बहुत नॉलेज होती है। तो अगर आप देखें कि आपका बच्चा 3 महीने में गर्दन नहीं सँभाल रहा है, 6 महीने में नहीं बैठ रहा है, और वो 1 साल का हो गया, चल नहीं रहा है, 1 साल का हो गया, वो आपको मामा नहीं कह रहा है, आपको बाबा नहीं कह रहा है, वन वर्ड स्पीच नहीं है, तो आपके लिए अलार्मिंग साइन्स हैं। आप उस वक़्त देखें और अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। लेट्स सपोज़ दैट आपको पता ही नहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होता है, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप जाएँ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास, या अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन के पास जाएँ, उसे बताएँ कि देखिए सर, मैं ये नोटिस कर रही हूँ, मेरा बच्चा इतने महीने का हो गया, अभी तक कुछ कर नहीं रहा है। तो वो आपको बताएगा कि आपको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाने की ज़रूरत है। फिर वो आपको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन अगर देख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत है, तो वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। और अगर न्यूरोलॉजिस्ट देख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ उसको नज़र आ रही है, रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, तो वो फ़ौरन आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास रेफर करेगा। तो ये आपके तरीक़ेकार है, लेकिन आपने कम्युनिकेट पहले सबसे पहले आपने अपनी फैमिली में रहना है। आपके हुँ, घर के जो बड़े होते हैं, उनसे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप अपने बड़ों के साथ भी अगर रहेंगे आपके घर में, क्योंकि समटाइम्स बहुत सारे हमारे नए पेरेंट्स होते हैं, उनका पहला बच्चा होता है, उन्हें अंदाज़ा नहीं हो पाता है, तो घर के बड़े उनको बहुत हेल्प करते हैं, जिससे वो बताते हैं कि देखो बेटा ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है बच्चे के अंदर, तो उसको सीरियस लें। फिर हुँ, आपको आपको बेसिस पर अपने डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को विज़िट करना चाहिए, और बच्चे की चीज़ों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते रहना चाहिए। और तीसरी चीज़, आप डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के ऊपर चेकलिस्ट रखें। मैं इन द एंड ऑफ द सेशन आपको एक आध फ्री डेवलपमेंटल माइलस्टोन चेकलिस्ट भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो जिससे आप जो है वो आप वेबसाइट में लिंक लगा दीजिएगा, या उसके हुँ, पेपर्स लगा दीजिएगा, जिससे पेरेंट्स के हुँ, लिए ईज़ी हो जाएगा, वो डाउनलोड कर लेंगे, सेव कर लें, और उनको हुँ, पता चल जाएगा डेवलपमेंट कैसे हम हर उम्र के चेक कर सकते हैं। जितना मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो राइट। ये चीज़ें हैं जो हुँ, आपने नोटिस करनी है, और अपने बच्चे को बहुत क्लियरली ऑब्जर्वेशन करनी है, ताकि आप सही जगह जा सकें। फिर आपने अगर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट को ढूँढना है, तो मेरी आपसे इंतहाई गुज़ारिश है, देखें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिग्री बैकग्राउंड के साथ आता है, ऐसा नहीं होता कि हुँ, हमारे पास, so it's not that who is the best occupational therapist, everyone is हुँ, best because we are हुँ, from educational background. हम यहाँ तक आने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ा है, उसके बाद हम यहाँ तक आए। तो आप किसी भी करीबी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाइए जो आपके घर से करीब है। हाँ, हो सकता है एक्सपीरियंस वाइज़ या स्ट्रैटेजीज़ वाइज़ चेंज हो सकता है, तो वो एक अलग क्राइटेरिया है। बट हुँ, ट्राई टू रीच आउट, पहले आप पहुँचे तो सही। और हुँ, फिर जाके एक स्क्रीनिंग कराएँ, स्क्रीनिंग कराने के बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को अगर लगेगा कि रेड फ्लैग्स हैं, तो वो आपको डायरेक्टली रेफर करेगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, ताकि हमें पता चल सके माइल्ड ऑटिज़्म है, मॉडरेट ऑटिज़्म है, या अगर सेरेब्रल पाल्सी है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, कि ताकि पता चल सके कि क्या सीवियरिटी है, एपिलेप्सी भी हो सकता है, बहुत सारे कंडीशंस आ सकती हैं हमारे पास। तो कोई हुँ, और जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डुशेन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पाइना बाइफिडा है, बहुत कुछ हो रहा होता है। ये तो वो सिर्फ़ ऑटिज़्म और एडीएचडी क्योंकि बहुत हुँ, ज़्यादा कॉमन कॉमन। चुकी हैं और मार्केट में ज़्यादा इस वक़्त आपको दिखाई दे रहा होता है, तो आपको पता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ कंसल्ट विद योर डॉक्टर्स ताकि वो आपको सही जगह रेफर करें। राइट। और आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज और पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन भी दे दी आपने। इसी के साथ हम अपने इस सेशन को वाइंड अप करते हैं बिकॉज़ वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम।
लेकिन हम आगे भी पेरेंट्स को बताना चाहेंगे कि हम ये पूरी सीरीज़ एक डेवलप करना चाह रहे हैं ओटी से रिलेटेड, और मिस फातिमा को हम आगे भी एंगेज करते रहेंगे। हम डिफरेंट जो ओटी के डिफरेंट सेशंस हैं वो करेंगे कि घर पे कैसे ओटी सेशंस किए जा सकते हैं आगे आने वाले सेशंस में, और ओरल मोटर स्किल्स पे और दूसरे इश्यूज पे जो ओटी से रिलेटेड हैं हम उन पे आगे फर्दर सेशंस करेंगे इंशाल्लाह। सो मिस फातिमा, आपका दोबारा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस सेशन के लिए आपने टाइम निकाला और काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हमें पेरेंट्स तक पहुँचाने का मौका फराहम किया। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पेरेंट्स को जितना मुझे इल्म है, कोशिश है मैं उनको एजुकेट कर सकूं ताकि वो अपने बच्चों के साथ सही जगह जाएं, एंड तमाम उम्र के लोग जिन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है वो सही जगह पर जाके कंसल्ट करें ताकि वो डिपेंडेंट ना रहें। बिकॉज ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एम है, हमारा मोटिव है, हमारी फील्ड हमें ये सिखाती है कि हर इंसान को हक है कि वो अपने मैक्सिमम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस तक जरूर रहे राइट। अपनी तो जिंदगी। इसी के साथ जी आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।